हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आधुनिक काल के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मैं इनको लेकर के आपके सामने आया हूं, और ये वीडियो आपके जितने भी डाउट हैं आधुनिक काल के एमसीक्यूज़ को लेकर के वो सब के सब ये वीडियो क्लियर कर देगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को याद करते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारे पास ऑप्शन है कच्चा माल को प्राप्त करना, भारत का विकास करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, या भारत में शिक्षा का विस्तार करना। देखिए, इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि कच्चा माल की प्राप्ति करना भी अंग्रेजों का मुख्य जो था वो उपनिवेश स्थापित करने का कारण था। लेकिन आज अगर यहाँ पर जो है अगर इनमें से सभी होता तो इनमें से सभी तो खैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत में विकास करना, वो भारत को विकसित देश तो बनाने के लिए यहाँ पर आए नहीं थे, और ना ही वो भारत को शिक्षित करने आते भारतीयों को। तो इसलिए इस लिहाज से इस चारों ऑप्शन में हम ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे, क्योंकि वो अपने द्वारा बनाए गए सारे वस्तुओं को भारत में बेचना चाहते थे। क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार था, भारत की आबादी ज़्यादा थी उस समय, और वो चाहते थे कि भारत जैसा एक अच्छा सा बाजार हमें मिले, ताकि हम अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं को आराम से वहाँ पर बेच सकें। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। मार्टिन वर्ड, रीड, मुनरो, या बुकानन। तो इस प्रश्न का आंसर है मार्टिन वर्ड। मार्टिन वर्ड ने महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त में और भी लोगों का नाम आता है। जैसे इस व्यवस्था में इसके जन्मदाता अगर कोई पूछेगा तो इसका जो है मैकेंजी, ठीक है, हॉलकट मैकेंजी को माना जाता है महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता। लेकिन ठीक है, इसमें मार्टिन बर्ड जो है हमने इसको चुना है, क्योंकि इन्होंने भी अपने इलाके में यानी 1822 ईस्वी में इन्होंने भी इस व्यवस्था को लागू किया था। इसलिए इस चार ऑप्शन जो हमारे सामने हैं इसमें मार्टिन वर्ड जो होगा वो सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह के नेता सिंधु कानू नहीं, ये बिल्कुल नहीं। बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, या बुद्धो भगत। याद रखिएगा इसके आंसर है बुद्धो भगत। बुद्धो भगत जो थे वो कोल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो 1855 में संथाल विद्रोह माना गया है, इसलिए 1855 जो होगा उसका सही जवाब होगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू करवाया था। तो यार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को, ठीक है, बंगाल में लागू किया था। अगला जो प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला जो प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था को याद रखिएगा, तो अभी हमने पढ़ा विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था से, तो इसलिए हम लोग इसको जो हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक का यहाँ पर ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला हमारा जो प्रश्न है, दामिने कोह क्या था। याद रखिएगा दामिने कोह जो है भूमि से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था। कॉर्नवालिस कोड याद रखिएगा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड को बनाया गया था। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो हमारे पास है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में किया गया था। संथाल विद्रोह के नेता किसे माना गया है। तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधो और कान्हू को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा व्यापगत का सिद्धांत का संबंध जो है वो डलहौजी से है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डलहौजी हो जाएगा।
दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ठीक है। तो दक्कन दंगा आयोग में यह ब्रिटिश द्वारा एक स्थापित आयोग था, जिसको 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें यह बताया गया था कि किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और यदि वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें तब जाकर के गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कैद किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, धन प्रवास का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने ब्रिटिश काल में प्रतिपादित किया था। फ्रांसिस और बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो था वो याद रखिएगा एक सर्वेक्षक था, जो यहाँ भारत में सर्वेक्षण करने के लिए आया हुआ था। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन याद रखिएगा गठन 1817 ईस्वी में किया गया था। अब इसका नाम है लॉटरी कमेटी, यानी इसका गठन 1817 में सरकार ने एक प्लान के तहत इसका नाम रखा है लॉटरी कमेटी, क्योंकि इसमें लॉटरी के द्वारा शहर का जितना भी मतलब सुधार का धन होता था, सुधार के लिए जो धन जुटाया जाता था, वो इसी के माध्यम से जुटाया जाता था, इसलिए इसका नाम है लॉटरी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त याद रखिएगा बम्बई और मद्रास में इसको लागू किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में इसका लागू किया गया था। मुंडा विद्रोह याद रखिएगा, मुंडा जो शब्द है वो बिरसा मुंडा से ज़्यादा संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी में भूमि का याद रखिए, रैयत का मतलब होता है किसान, तो रैयतवाड़ी में किसान जो होगा वो भूमि का स्वामी माना गया है। सिंधु और कान्हू ने किसका नेतृत्व किया? तो हमने अभी पढ़ा संथालों का ये नेता थे, इसलिए सिंधु कान्हू ने संथालों का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारे पास प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था? तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने 1857 के गदर को एक क्रांति का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जो जिन्होंने 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई वो झांसी से नेतृत्व संभाल रही थी, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी आरा के जिला से थे, तो ये यहाँ से नेतृत्व को संभाल रहे थे। नाना साहब जो थे वो कानपुर से नेतृत्व को संभाल रहे थे, तो बेगम हजरत महल की जो थी वो लखनऊ से जो है इस विद्रोह को संभाल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा पीर अली ने पटना में कमान संभाली थी, उन्होंने 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से निभाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट यानी 1857 की जो क्रांति है, तो उसको द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है, तो इसलिए इसके जो लेखक हैं वो अशोक मेहता जी हैं। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से कहा है? तो याद रखिए बी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, तो बी.डी. सावरकर ने इसे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा उस समय भारत का बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसी समय ये थे बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ऐसे तो काशी दिया है, लेकिन वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, तो आप इसको काशी या ऑप्शन में अगर वाराणसी दिखाई दे तो आप वाराणसी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो उस समय जो राइफल याद कीजिएगा जो इस्तेमाल होता था, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया जाता था, जितने भारतीय सैनिक होते थे सिर्फ ये राइफल उन्हीं को दिया जाता था, तो इसलिए इस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल, जिसमें एक कारतूस होता था जिसपे गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जो यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण भी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो हमारा था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी के कारतूस लगे होते थे,
जो गाय जो थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर जो है वो मुसलमानों के लिए हराम समझा जाता है। तो इस कारतूस में जो चर्बी लगी हुई थी उसको दांत से छील करके हटाना पड़ता था और इससे दोनों का धर्म जो है वो नष्ट हो रहा था, भ्रष्ट हो रहा था। जब ये बात सैनिकों को पता चलती है तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और यही धीरे धीरे 1857 के जो है विद्रोह का रूप जो है बड़ा होते चला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो अवध में, ठीक है, अवध और तो इस प्रश्न का भी जवाब जो है जो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध और लखनऊ सेम ही है तो इसलिए इसका बेगम हजरत महल भी माना जाएगा। रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रानी थी, तो वो झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आरा भोजपुर जगदीशपुर के रहने वाले थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा जगदीशपुर हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो बिहार से कभी भी 1857 के प्रमुख नेता के बारे में बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप वीर कुंवर सिंह को ही आप जो है ऑप्शन में टिक करेंगे, क्योंकि वीर कुंवर सिंह जो है बिहार से उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस विद्रोह को, ठीक है, आगे ले जाने में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड में कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री होगा उस समय। तो ये हमसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पार्म स्टर्न। ये याद है कि बीपीएससी जैसे प्रश्नों जो परीक्षाएं होती है उन प्रश्नों में भी, उन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा पार्म स्टर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 10 मई को 1857 का विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेज दिया गया था। जब ये विद्रोह खत्म हो जाता है, 1857 का विद्रोह खत्म हो जाता है, जब सारे जितने भी विद्रोही थे उनको अंग्रेज मार डालते हैं, उनको कुचल डालते हैं, तो लास्ट में जब बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे, इनके साथ क्या होता है, तो इनको ये लोग भारत से हटा करके रंगून भेज देते हैं। रंगून, ठीक है ना, रंगून भेज देते हैं, इसलिए इसका जो होगा सही जवाब रंगून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का क्या नाम था, तो याद रखिएगा दामोदर राव जो था, रानी लक्ष्मीबाई का अपना बेटा नहीं था, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था और जिसका नाम इन्होंने दामोदर राव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जगदीशपुर बिहार में है, तो बिहार में कौन हो गए, बाबू वीर कुंवर सिंह, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, तो राष्ट्रीय विद्रोह जो है याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन में याद रखिएगा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय विद्रोह जो है बेंजामिन डिज़रायली जो ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता थे, उन्होंने इस बात को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, तो याद रखिएगा बेंजामिन डिज़रायली ने इसे जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में कहा था, इसलिए इसका जवाब जो होगा इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था, बीबी घर कत्लेआम याद रखिएगा कानपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किन किन नामों से जाना जाता है, छबीली, मन्नू, मणिकर्णिका या इनमें से सभी। याद रखिएगा ये सभी के सभी रानी लक्ष्मीबाई के ही नाम हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ठीक है, 1912 में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किन किन विषयों की MCQ के वीडियो चाहिए,
ताकि मैं उन विषयों पर एमसीक्यू बना सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। ठीक है ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारासेनिक शैली से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में अंग्रेज को किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? यानी कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंद बस्ती का नाम क्या रखा गया था? तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो था उनका किलाबंदी था वाला एक बस्ती था, जिसमें ये लोग चारों तरफ से किलेबंदी कर दिए थे और उसके अंदर ही सारा काम को करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो याद रखिएगा 1773 में कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया है? याद रखिएगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल जो है नव गॉथिक शैली से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? वापस से फिर से घूम फिर के ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो याद रखिएगा इंडिया गेट को 1911 में बनाया गया था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा बनाया गया है 1911 में। ये इंडिया गेट है। ठीक है, तो इंडिया गेट के लिए हम लोग याद रखिएगा 1931 में इंडिया गेट बनाया गया है, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। ठीक है ना, बम्बई में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, क्योंकि ये 7 द्वीपों को एक साथ मिला करके मुंबई शहर को बसाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? तो हमने अभी बताया कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक किला था, जिसमें चारों तरफ से ये लोग जो है वो घेराबंदी कर दिए थे और उसी के अंदर ये लोग अपने सारे जो है कार्यों को अंजाम देते थे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन याद है कि 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। उसके बाद से ही भारत में सर्वे होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में सुएज नहर को व्यापार के लिए खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत का सिद्धांत याद रखिएगा डलहौजी से है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये व्यापगत का सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये उन लोगों के लिए लागू किया गया था कि जिन भी जो देशी रियासतें थी, जिनके अपने संतान नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि अंग्रेज उस रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, गोद लिए हुए बच्चे को मान्यता नहीं देते थे। तो इसलिए इसका जो संबंध है वो लॉर्ड डलहौजी से है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यापगत के सिद्धांत यानी कि हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहली बार ठीक है प्रतिपादन किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो है डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में बंगाल को कहा गया कि हम 2 भागों में बंगाल को बांटेंगे। अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि इसका कारण ये बताया गया कि हमें जो है इतने बड़े प्रांत में जो प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन इस विभाजन का मेन सही अर्थ या मकसद ये था कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति में देख चुके थे कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम की एकता ने अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा क्षति नुकसान पहुंचाया था। तो ये नहीं चाहते थे कि वापस से भविष्य में ऐसी एकता इनके बीच बनी रहे, और इस एकता को तोड़ने के लिए ही उन्होंने बंगाल को विभाजित करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा वीडियो को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1942 ईस्वी में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो सब के सब गांधी जी द्वारा चलाए गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये सब के सब गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा गांधी जी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण बिहार में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था। गांधी जी यहाँ से आए थे 1917 ईस्वी में, और यहाँ पर जितने भी किसान जो नील की खेती करते थे उनको इस आंदोलन के द्वारा मुक्ति दिलाई थी, आज़ादी दिलाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसको इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाने वाला ये जो क्वेश्चन है 1932 में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि जलियांवाला बाग जो था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? बताइए। अब ये तो मतलब बच्चों वाली प्रश्न हो गई। 14 नवंबर जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन है, और उसी दिन आप लोग जो है चिल्ड्रन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो याद रखिएगा इसका आंसर असहयोग आंदोलन होगा। पहला जन आंदोलन जिसमें जनता भारी मात्रा में गांधी जी की समर्थन किया था। जन माने जनता होता है, तो जनता जो पहली बार गांधी जी के आंदोलन में भाग ली, बड़े पैमाने पर भाग ली, वो था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है। दिसंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन चलता था, और उस अधिवेशन में एक अध्यक्ष बनता था। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन 1916 ईस्वी में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो अंबिका चरण मजूमदार बने थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिएगा 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1885 में। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। इसको 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो याद रखिए सर की उपाधि जो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इतना बड़ा हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया, इस भारतीय जितने भी लेखक थे या फिर नेता थे, इन्होंने अपने अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली जो उपाधियां थी उनको लौटाना शुरू कर दी। तो उसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो भारत में ये 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक कांड बना करके जो दांडी की यात्रा इन्होंने किया था, साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा इन्होंने किया था, और अपने 72 जो लोग थे वॉलंटियर, उन्हीं के साथ इन्होंने पहली बार समुद्र के किनारे जाकर के नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी ज़्यादा ये बीपीएससी जैसे प्रश्न में पूछा जा चुका है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो याद रखिएगा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी थी जिसका गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी?
तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। हमारे पास अगला जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो था वो असहयोग आंदोलन चलाने, जब 1920 में असहयोग आंदोलन चला था उसके 2 साल बाद चौरी चौरा की घटना घटती है 1922 ईस्वी में, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को एक उग्र भीड़ ने जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन में बंद करके, जिसके कारण गांधी जी बाद में बहुत ज़्यादा निराश हुए थे कि यह जो आंदोलन है वो अहिंसा के रास्ते से चल करके हिंसा के रास्ते पे चली गई थी, और गांधी जी फिर क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो इसलिए चौरी चौरा का जो कांड है 1922 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में आपने पढ़ा होगा, इस एक्ट में क्या होता था कि अंग्रेज जो थे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, उनके खिलाफ कोई भी वारंट जारी नहीं होता था, बस उनको अगर ऐसा शक होता था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और ये ऐसी गिरफ्तारी होती थी जिसमें ना ही मुकदमा भी नहीं हो सकता, ना आप वकील रख सकते थे। ठीक है, 2 साल के लिए आपको जेल में बंद कर दिया जाता था, सिर्फ शक के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में इन्होंने पहला जो है किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? यानी भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट माना गया है। अगर इस प्रश्न में क्वेश्चन आपको ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय शब्द जोड़ दिया जाए तो सरोजिनी नायडू को आप टिक आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा गया है, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो दांडी मार्च अभी हमने बताया कि इसमें गांधी जी ने नमक बनाया था, नमक बना करके कानून को तोड़ा था, इसलिए था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शेरे पंजाब किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया है? हमने अभी बताया रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा अभी हमने पढ़ा ए.ओ. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 1869 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ठीक है, तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, वो याद रखिएगा गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था। जय हिंद का नारा, ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार लिया गया है क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ज्यादा बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मोनिया जो था उनके बचपन का नाम था। 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? हमने अभी पढ़ रखा है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1938 ईस्वी में। ठीक है, उस समय 1938 ईस्वी में, ठीक है, कांग्रेस का 51 अधिवेशन चल रहा था और इस अधिवेशन में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी?
तो हमने अभी बताया आपको कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी 72 लोगों के साथ। 240 मील की इन्होंने दूरी किया था 24 दिन में, और वहां जाकर के इन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन याद रखिएगा 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? कितने सदस्यों को कैबिनेट मिशन में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 3 सदस्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत शब्द पे गौर कीजिएगा, ये स्वतंत्र भारत का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश भारत के अगर अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां पर कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का शब्द किसने दिया था? जो पाकिस्तान शब्द है वो शब्द किसने दिया था? तो याद रखिएगा वो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, दूसरा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी जो थे इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन के सब क्या थे? सदस्य थे, तो इसलिए इनका जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लोग जो है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को टिक आउट कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने और भारत का और पाकिस्तान का विभाजन करवाया था, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, जबकि लियाकत अली जो थे वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वो फादर ऑफ नेशन, जैसे भारत में गांधी जी बने थे, उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ पर फादर ऑफ द नेशन बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और ठीक अगले वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो हम लोग जो है 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराते हैं, तो हमारी आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 है। तो उस लिहाज से पाकिस्तानी लोग जो है 14 अगस्त 1947 को अपना झंडा फहराते हैं, आज़ादी मनाते हैं, इसलिए उनका जो होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है एक राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? हमने अभी पढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस, तो इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, मुक्ति दिवस विद्यार्थियों क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था, जिसके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल के नेता थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसी खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, मतलब मनाने को कहा था। ठीक है, तो इसलिए मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन
ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। ठीक है। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन का जो धमकी था, थ्रेट था, वो किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, इन्होंने भारत में डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दे डाली थी, इसलिए इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग। फिर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर से यहाँ स्वतंत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम कहेंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, या एक मिनट माफी चाहते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम है, अंतिम नहीं। देखिए यहाँ शब्द पे गौर कीजिए, प्रथम गवर्नर जनरल है, इसलिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन कहिएगा। भारत जब आज़ाद हो गया था तो उस समय भी वायसराय जो थे वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही रखा गया था, लेकिन अंतिम अगर शब्द यहाँ पर जोड़ दे, इस शब्द के जगह पे अगर अंतिम शब्द जोड़ दे तो वहाँ पर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं वो परीक्षा में आपके मार्क्स को कम करती है, जिसको आपको ध्यान देना है और अच्छे से सीखना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन करेंगे। अगर यही क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था, इसलिए वहाँ पर अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। तो याद रखिएगा संविधान में भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान को लिखने का भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया था, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान कब लागू किया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछेगा तो आप वहाँ पर वंदे मातरम को चुनेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय गान है, इसलिए जन गण मन अधिनायक वाला ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा जीरादेई नाम के जगह पे बिहार में छपरा जिला में जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इस ऑप्शन में छपरा भी है और जीरादेई भी है, लेकिन हम लोग जीरादेई को ही चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा 284 लोगों ने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ना कि गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारतवर्ष का अंतिम वायसराय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, यहाँ पर गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए कभी भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो आप भीमराव अंबेडकर कहेंगे, और सिर्फ अध्यक्ष कहेगा तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? वर्ष किस वर्ष? तो 1950 को गणतंत्र बना। ठीक है, 1950 को गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 389 लोग जो थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए सिर्फ अध्यक्ष पूछा है तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर कहीं आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा, जैसे कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ पर आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भीमराव अंबेडकर होगा, और सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हमने आधुनिक भारत का जो है
आधुनिक इतिहास का जितने भी एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हमने सॉल्व कराया। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ठीक है आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग भी इस तरह के वीडियो को आगे बनाने का प्रयास करते रहें। ठीक है, चैनल का नाम आपको तो याद ही होगा, स्टडी विथ अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।